नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 सेल हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 पे ऑलरेडी मैंने 17th लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। 17th ही क्या ना, हाँ 17th लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। ये कौन सा लेक्चर है? ये 18th लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाया था। इस लेक्चर में मैं आपको क्रोमोसोम और माइक्रोबॉडीज के बारे में बताऊंगा और लास्ट में कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे, स्पेशल चीजें मतलब इस चैप्टर में क्या थी। ठीक है, क्लियर है बात? तो इस वीडियो में हम क्या, कौन सा वीडियो है ये? 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 पे 18th वीडियो है और इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं क्रोमोसोम्स को, माइक्रोबॉडीज को और इसके अलावा कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्रोमोसोम्स क्या होता है, सिंपल सी बात आप ये याद रखना, जैसे क्लासरूम है, ठीक है, तो एक क्लासरूम क्या हो गया? सेल हो गया। ठीक है, एक स्कूल है, मान लीजिए एक स्कूल क्या हो गया? सेल हो गया। स्कूल में एक क्लास है, आपके जो क्लास है स्कूल में वो क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में एक बेंच है, न्यूक्लियस में बहुत सारी बेंचेस हैं, एक बेंच जो है वो क्या हो गया? आपका क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, उस क्रोमोसोम में आप बैठे, उस बेंच पे आप बैठे हुए हैं, ये क्या हो गया? आपका डीएनए हो गया। ठीक है, और आप में आई है, ये क्या हो गया? आपका जीन हो गया। मैं फिर समझाता हूं, देखो इसको ऐसे समझे कि एक स्कूल जो है, आपका जो स्कूल है पूरा, वो क्या है? एक सेल है। ठीक है, स्कूल में आपकी जो क्लास है वो क्या है? न्यूक्लियस है। क्लास में आपकी एक बेंच है, वो क्या है? आपका डीएनए है। बेंच में आप बैठे हुए हैं, वो क्या है? आपका क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम में आपकी आई है, आपके ऑर्गन्स है ना आपके, तो एक ऑर्गन ले लेते हैं, कोई भी आई ले लेते हैं मान लो। ठीक है, आपकी आई है तो वो क्या हो गया? जीन हो गया। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट जो अभी तक डिस्कवर हुई है वो है जीन। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से हम सेल को ही मानते हैं सबसे छोटी यूनिट। ठीक है, अभी और ज्यादा उसको हमने नहीं क्लासिफाई किया है। ठीक है, अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम सेल को सबसे छोटी यूनिट मानते हैं, लेकिन देखा जाए तो सबसे छोटी यूनिट जीन है। ठीक है, जीन क्या होता है? जो आपके ट्रेड्स को एक जनरेशन से आगे अगली जनरेशन में बढ़ाता है। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस में एक चीज मैंने आपको बताई कि क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम क्या है? न्यूक्लियस आपकी क्लास है। ठीक है, उसके अंदर क्या है? बेंच। बेंच आपका क्रोमोसोम है और बेंच पे आप बैठे हुए, आप हैं डीएनए। ठीक है, तो क्रोमोसोम और डीएनए क्या एक ही चीज है? मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्रोमोसोम और डीएनए क्या एक ही चीज है? बिल्कुल एक ही चीज है। ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, तो इसका एक पार्ट ही डीएनए कहलाता है। ठीक है, और इसके पार्ट में ये जो ब्लू पार्ट है, मान लीजिए ये क्या हो गया? जीन हो गया। ठीक है, तो इनके पार्ट्स ही हैं ये, इनके और फाइन पार्ट्स को अलग अलग नेम से क्रोमोसोम, डीएनए, जीन के नेम से बुलाया जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये पूरा मार्कर जो है ये क्या है? क्रोमोसोम है। इसका एक पार्ट जो है ये डीएनए कहलाता है और इसका भी एक पार्ट, ये ब्लू पार्ट, ठीक है, इसका भी एक पार्ट, इस डीएनए का भी एक पार्ट, छोटा पार्ट क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे अब आपको इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। क्रोमैटिड क्या होता है? बेसिकली क्रोमैटिड इस तरीके से होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है आपके न्यूक्लियस के अंदर, कुछ ऐसा है। ठीक है, आपके न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ ऐसा क्या है ये? आपके न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ब्लू वाला, इसमें आपका डीएनए से लिपटा हुआ है, ऐसे डीएनए आपका यूं लिपटा हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये है आपका हिस्टोन प्रोटीन और ये है डीएनए। ये पूरी चीजें किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइन डीएनए की बात करेंगे, क्योंकि डीएनए में हम क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। तो क्रोमोसोम क्या होता है? यही पार्ट है एक्चुअल में क्रोमोसोम, और इसी के फाइन पार्ट को डीएनए बोल देते हैं। ठीक है, तो क्रोमैटिड में क्या होता है? क्रोमैटिड में डीएनए होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्रोमोसोम होंगे, डीएनए होगा, एंड सम बेसिक प्रोटीन, और कुछ बेसिक प्रोटीन होगा, ये ब्लू वाले जिसको हम कहेंगे हिस्टोन्स। ठीक है, एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होंगे, एंड ऑल्सो आरएनए। मतलब क्रोमैटिन जो होता है, क्रोमैटिन में तीन चीजें होती हैं।
सबसे पहली चीज क्या होगा, हिस्टोन होगा। दूसरी चीज क्या होगा, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। नहीं, इसमें तीन नहीं चार चीजें हैं। क्रोमैटिन में क्या होगा, सबसे पहले डीएनए होगा, ठीक है। कुछ बेसिक प्रोटीन होंगे जिनको हिस्टोन्स कहते हैं। इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे और आरएनए होगा। ये चार चीजें इसके अंदर होंगी। मतलब क्रोमैटिन में, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन है, ये जो पूरा क्रोमैटिन स्ट्रक्चर आप बोल रहे हो, इसमें एक्चुअल में कितनी चीजें से मिलकर बना होता है, ये चार चीजों से। कौन कौन सी है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कंटेन डीएनए, पहली चीज डीएनए है। सम बेसिक प्रोटीन, कुछ बेसिक प्रोटीन है। बेसिक मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। कोई आपसे पूछे ना कभी जिंदगी में, हमेशा याद रखना, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि हिस्टोन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और डीएनए कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव ही तो करीब आएंगे, अपोजिट अट्रैक्ट्स ना, ठीक है, तभी तो ये पास आता है। भाई सांप जो है वो चंदन की लकड़ी पे लपटता है, क्यों लिपटता है, क्योंकि सांप रहता है गर्म और चंदन की लकड़ी रहती है ठंडी, तो उसको ठंडक पसंद है, इसलिए वो चंदन की लकड़ी पे लपटता है, लिपट जाता है ऐसे, ठीक है। तो वैसे ही आपका पॉजिटिवली चार्ज जो रहता है, कौन रहता है, हिस्टोन। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ और ये इस पे लिपटा रहता है। अगर ये भी पॉजिटिव ही होते मान लीजिए दोनों, तो रिपेल करता, सेम नेचर है तो रिपेल करेगा ना। अपोजिट नेचर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मेल फीमेल अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। मेल मेल अट्रैक्ट होता है कभी, फीमेल फीमेल अट्रैक्ट होती है कभी। अगर हो रहे हैं तो समस्या है, कोई डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ये इस तरीके से है। अब ये समझ में आ गया होगा आपको। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग। अ सिंगल ह्यूमन सेल, एक जो ह्यूमन सेल होता है उसके अंदर की बात बता रहे हैं, ठीक है। हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड होगी किसकी, डीएनए की। अप्रोक्सीमेटली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 23 पेयर्स क्रोमोसोम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपका छोटा सा सेल है, एक चीनी सा सेल बना देता हूं मैं। ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है न्यूक्लियस और इसके अंदर ये डीएनए है, ठीक है। अब ये एक सेल में लगभग, पूरा फिक्स तो नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत वेरी करता है, लगभग एक सेल में आपका जो डीएनए रहता है ना, वो 2 मीटर का डीएनए रहता है। 2 मीटर जानते हो, 1 मीटर होता है इतना, 1 मीटर लगभग इतना होता है, लगभग, ठीक है। तो 2 मीटर कितना होगा, देख लो 2 मीटर कितना होगा, ठीक है। ये देख लो, ये 1 मीटर इतना लगभग होगा, ठीक है। तो इसको डबल कर लो, इतने को आप डबल कर लो, ठीक है। तो 2 मीटर इतना लंबा डीएनए है। अब सवाल यह है, इतना लंबा डीएनए कैसे पैक्ड है न्यूक्लियस के अंदर। तो वो पैक्ड है क्योंकि वो कॉइल्ड फॉर्म में है और वो हिस्टोन प्रोटीन पे कॉइल्ड है, इसलिए वो इसके अंदर पैक्ड है, नहीं तो पैक होना संभव ही नहीं था, ठीक है। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 46। 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो टूटा हुआ है, वो मतलब टूटा हुआ तो नहीं कहेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड है 26। कितने भागों में बटा हुआ है वो, 23 पेयर्स में, 23 पेयर्स, ठीक है। 23 पेयर्स में, और 23 पेयर मतलब इंडिविजुअल कितने होगा, 46 क्रोमोसोम्स में, ठीक है। तो डीएनए का एक पार्ट ही आपका क्रोमोसोम का एक पार्ट ही आपका डीएनए होता है, ठीक है। क्लियर है बात। ये क्रोमोसोम है ना, देखो सिंपल सी बात है, ये क्रोमोसोम है, तो इसके एक पार्ट को हम अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसी में आपको डीएनए नजर आएगा ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से है। तो हमेशा ये चीज याद रखना, डीएनए कुछ अलग नहीं है, डीएनए क्रोमोसोम का पार्ट ही है, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज होता है लोग, हायर क्लासेस में जाके भी कंफ्यूज होता है, ठीक है। उनको पता ही नहीं रहता कि ये आपका डीएनए जो है वो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, इसमें कंफ्यूज रहता है वो, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम का पार्ट डीएनए होता है, और डीएनए पे चिपके रहते हैं छोटे 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 पार्ट जो किसी चीज को इनहेरिट करते हैं, वो होता है जीन, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। चलिए, एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन or the centromere on the side of which disc shaped structure called kinetochores are present, ठीक है, ठीक है। हर क्रोमोसोम में एक सेंटर होगा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगा। ये जो है ना, ये सेंटर, इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा है। और
ऑन द साइड ऑफ विच, ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर का है। तो ये जो है ना, ये सेंट्रोमियर है, ये बीच वाला पार्ट क्या है आपका, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। अब सेंट्रोमियर तो है, ठीक है, समझ में आ गया। और द सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। अब ये काइनेटोकोर क्या है, काइनेटोकोर इसके साइड में ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे डिस्क की तरह स्ट्रक्चर रहता है साइड में, ठीक है। इस डिस्क की तरह जो स्ट्रक्चर रहता है ना, इसको काइनेटोकोर बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये काइनेटोकोर है आपका, जो ग्रीन है ना, ये काइनेटोकोर है। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये क्या है आपका, सेंट्रोमियर है, याद रखना। अब ये सेंट्रोमियर कहाँ होता है, अभी इस वाले क्रोमोसोम में तो एग्जैक्ट बीच में है। ये सेंट्रोमियर ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो अभी आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्रोमोसोम का नेम चेंज हो जाता है, ठीक है। सेंट्रोमियर होल्ड्स टू क्रोमैटिड ऑफ अ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर होल्ड्स टू क्रोमैटिड ऑफ अ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर जो रहता है, ये सेंट्रोमियर ये होल्ड करता है टू क्रोमैटिड्स को। इस पूरे को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। इसको एक पार्ट क्या कहेंगे, क्रोमैटिड कहेंगे। ये क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, ये पूरा क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर। इसके बाहर जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है सेंट्रोमियर के बाहर, वो है काइनेटोकोर। क्लियर है ये चीज, ठीक है। Based on the position of the centromere, the chromosome can be classified into 4 types. अभी मैंने आपको बताया कि इसकी पोजीशन क्या है, काइनेटोकोर, ये सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है। सेंट्रोमियर यहाँ पे है, या सेंट्रोमियर यहाँ पे है, या सेंट्रोमियर यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि ये शेप चेंज होगा दोस्तों। अगर ये यहाँ पे होगा ना, तो ऊपर वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मान लो ऊपर हुआ, तो ऊपर वाला पार्ट छोटा हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से क्रोमोसोम के नेम अलग हो जाते हैं। ये भी क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम, लेकिन नेम अलग होंगे। तो क्या नेम है, वो क्या चीजें हैं, वो समझेंगे अभी हम। तो 4 टाइप्स में है वो, ठीक है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब वो 4 टाइप्स क्या हैं, ये अब हम देखते हैं। तो दोस्तों अभी हमने ये देखा कि क्रोमोसोम जो है 4 टाइप के होते हैं सेंट्रोमियर की लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो 4 टाइप क्या है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं बेसिक तरीके से, उसके बाद फिर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो डायग्राम किस चीज का बनाया मैंने, टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है ये, तो इसके पोजीशन के हिसाब से, इसका पोजीशन जैसे चेंज होगा उसी हिसाब से इसका नाम चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम का। और बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम के टाइप्स क्या हैं, 4 हैं। 1 2 3 4। कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहला है ये, बिल्कुल सेंटर में होता है क्या, क्रोमोसोम, ठीक है। सेंटर में क्रोमोसोम है, यहाँ पे सैटेलाइट है, ठीक है। ये सैटेलाइट है और इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन याद है ना आपको, ये सेंटर वाला पार्ट जो था इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह रहे थे, ठीक है। सेंट्रोमियर है ये, इसके बाहर क्या रहता है, काइनेटोकोर रहता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर, अभी पढ़ के आए हम, ठीक है। ये शॉर्ट आर्म्स हैं और ये लॉन्ग आर्म्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा डायग्राम हमने समझ लिया। अब एक एक स्टेटमेंट, एक एक टाइप पढ़ते हैं, उसके साथ डायग्राम समझेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला जो टाइप है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। मेटासेंट्रिक है ये वाला, इसमें क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है सेंट्रोमियर, और इसके वजह से 2 इक्वल आर्म्स क्रोमोसोम की बनती है। ये दोनों बिल्कुल इक्वल आर्म्स हैं, ठीक है। तो ये है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप पढ़ते हैं, सेकंड टाइप है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक कौन सा है, ये वाला है। इसमें क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म। अब इसमें क्या हुआ कि जो सेंट्रोमियर था ये मिडल में से थोड़ा सा खिसक जाता है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ये ऊपर की तरफ खिसक गया इसमें, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो क्रोमैटिड है वो शॉर्ट हो गया, नीचे वाले जो क्रोमैटिड है वो लॉन्ग हो गए, ठीक है। इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स भी बोलते हैं, या क्रोमैटिड भी बोल सकते हो आप। तो इससे क्या हुआ, लेंथ जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग हो गई। इसकी लेंथ कैसी है, शॉर्ट है। इसकी लेंथ कैसी है, इस क्रोमैटिड की लेंथ कैसी है, लॉन्ग है, ठीक है। और ये क्या है आपका, सेंट्रोमियर है। तो ये होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है, सिंपल सी बात है। थर्ड है आपका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये है थर्ड वाला, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1
वेरी लॉन्ग आर्म्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभी सेंट्रोमेयर और ऊपर खिसक गया तो ये यहाँ वाली जो आर्म है ना बहुत छोटी हो गई और यहाँ वाली आर्म बहुत लंबी हो गई, तो इसमें एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म हो जाती है ये, और ये वेरी लॉन्ग आर्म हो जाती है, ठीक है। किसमें हुआ ऐसा, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में हुआ, ठीक है। क्लियर है बात। फोर्थ जो है, whereas the telocentric chromosome, ये है telocentric chromosome has a terminal centromere, मतलब सेंट्रोमियर बिल्कुल पॉइंट पे या लास्ट में, ये समझ लो आप, ठीक है। बिल्कुल लास्ट में रहता है, बिल्कुल छोटे छोटे से ये आपके सिस्टर क्रोमैटिड दिखते हैं ऊपर वाले, ठीक है। और नीचे वाले जो हैं वो वेरी लॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ पे खैर मैंने बोर्ड छोटा था तो और लॉन्ग बना सकते हैं इसको आप, ये बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं क्योंकि पूरा पार्ट इधर ही आ गया है, इधर बहुत छोटा पार्ट रहता है इसमें, ठीक है। तो ये है आपका टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलो मतलब एक पोल पे, ठीक है, टीलोसेंट्रिक। टीलोमरेज होता है ना, टीलोमरेज, अरे होता है नहीं होता है आपका, ये जो सेल डिवीजन में पढ़ते हैं ना टीलोमरेज, टीलोसेंट्रिक फेज, तो ये टीलो मतलब क्या होता है, टीला। टीला क्या होता है, ऐसे टीला, ठीक है। टीला थोड़ी ऊंचाई पे होता है ना, एक पोल पे होता है, एक ऊंचाई पे होता है, तो वैसे ही ये भी ऊंचाई पे होता है, मतलब ये एक कॉर्नर पे होगा, ठीक है। टीलोसेंट्रिक मतलब लास्ट पॉइंट, एक पोल पे, ठीक है। तो ये टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसको टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, टर्मिनल सेंट्रोमेयर रहता है इसमें, ठीक है। Sometime a few chromosome has non-staining secondary constriction. कुछ क्रोमोसोम रहते हैं, sometime a few chromosome have non-staining secondary constriction at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called the satellite. देखो अब ये जो था ना, ये था आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक में जो ग्रीन बनाया ये मैंने बनाया सैटेलाइट, ये सैटेलाइट वाला पार्ट, सैटेलाइट कहते हैं इसको, या इसको आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये इसमें जरूरी नहीं इसमें होगा ये, ठीक है, कुछ में, इसमें सभी में नहीं होगा ये, ठीक है। सभी मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में नहीं होगा, इसमें कुछ में होता है और ज्यादातर में नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें नहीं भी होता है तब भी ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ही कहलाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्रोमोसोम, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। नॉन स्टेनिंग होता है, ये स्टेन नहीं होता किसी से, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है कुछ क्रोमोसोम में, और एट अ कांस्टेंट लोकेशन, एक कांस्टेंट लोकेशन पे या तो ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा, एंड दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट, और ये एक स्मॉल फ्रेगमेंट का अपीयरेंस इसे देता है, कॉल्ड द सैटेलाइट, और इसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात। ये 4 टाइप के ही क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब माइक्रो बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं कि माइक्रो बॉडीज क्या होती हैं, ठीक है। माइक्रो बॉडीज, many membrane bound minute vesicles called microbodies, many membrane bound minute vesicles called microbodies that contain various enzymes are present in both plant and animal cell। बिल्कुल सिंपल है, देखो कुछ नहीं है, ये प्लांट सेल बना दिया मैंने, ठीक है, या एनिमल सेल भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके अंदर क्या रहती है, जो मेम्ब्रेन रहती है ना, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, ठीक है। देखो प्लांट जो सेल होता है ना, उसमें सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती, ये पता है आपको, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूं, ठीक है। इसके बाहर एक और लेयर रहती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इससे छोटे छोटे इस तरीके से माइन्यूट वेसिकल्स बाउंड होंगे, ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स बाउंड होंगे इस तरीके से, और जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम माइक्रो बॉडीज कहते हैं, माइक्रो बॉडीज, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, इसी को हम माइक्रो बॉडीज कहते हैं, ठीक है। तो मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये हमेशा, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए स्पेशल पॉइंट देखते हैं इस चैप्टर की कि क्या कुछ खास बातें और आपको याद रखनी है। न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस में 2 चीजें होती हैं, न्यूक्लियोलाई होता है, तो न्यूक्लियोलाई, और क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। क्रोमैटिन पता है आपको क्या होता है, बताया था ना मैंने, ठीक है। क्रोमैटिन बीड लाइक ए स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्रोमैटिन होता है एक तो, और एक न्यूक्लियोलाई होता है, ये 2 चीजें होती है न्यूक्लियस के पास। It not only control the activity of organelles
बट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन हेरिडिटी। किसके बारे में बोल रहे हैं ये? न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस ना सिर्फ कंट्रोल करता है ऑर्गेनल्स की एक्टिविटी। देखो मान लीजिए एक क्लास है, उसमें कई सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और मैं हूं, ठीक है। तो उस क्लास में जो भी एक्टिविटी हो रही है, मैं मान लीजिए टीचर के तौर पे पढ़ा रहा हूं वहां पे, तो उस क्लास में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मैं, ठीक है। तो जैसे कोई स्टूडेंट है वो है माइक्रोबॉडी, दूसरा स्टूडेंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा स्टूडेंट है वो है गोल्गी बॉडी। तो एक क्लासरूम के अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो वैसे ही न्यूक्लियस जो है सेल ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करता है। इट नॉट ओनली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनल्स, कंट्रोल तो करता ही है ये एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनल्स को, ऑर्गेनल्स की एक्टिविटी को, साथ में ये हेरिडिटी रोल में प्ले करता है, ठीक है। जो प्रोजेनी बनेगी ना वो पेरेंट्स से सिमिलर होती है। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी रोल प्ले करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे? न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, डीएनए क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, लेकिन वो हेरिडिटी रोल प्ले नहीं करता। हेरिडिटी रोल प्ले करने वाला जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड जनरेशन ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे पावर इकट्ठा रहती है। पावर क्या है सेल बॉडी की या सेल की? एटीपी, ठीक है। तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड जनरेशन ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बना रहा है ये, ठीक है। एटीपी कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बन रहा है। कैसे बन रहा है? कैसे बन रहा है? इसका जवाब है एक लाइन में, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। अब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता क्या है सर? ये समझ में नहीं आया, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? सुनिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन रिसीवर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, मैं वापस बताता हूं, देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? एक रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन रिसिपिएंट, ठीक है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जो कि एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प होती है, फिर यूज होती है, ठीक है। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी फॉर्मेशन में यूज होती है, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलिए, द ग्रेना इन द प्लास्टिड इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड द स्ट्रोमा ऑफ डार्क रिएक्शन। अब ये आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में आएगा और डिटेल में, छोटी क्लासेस में शायद आपने पढ़ा हो, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती हैं, एक तो होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो आपको अभी मोटा मोटा ये याद रख लेना है कि लाइट रिएक्शन जो होती है ना वो कहां होती है? ग्रेना में, ठीक है। और जो डार्क रिएक्शन होती है वो होती है स्ट्रोमा में, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन कहां होती है? लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन कहां होती है? डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में, ठीक है। क्लियर है ये बात? याद रहेगा ये? मैं फिर रिपीट कर देता हूं, लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में, ठीक है, ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड में ही होते हैं ये सारी चीजें, तो उसके अंदर है, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारे टॉपिक कवर किए हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8860888136। नोट्स अगर आपको इस चैप्टर के चाहिए तो नोट्स के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो मैंने नंबर बताया उस पर, या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके भी व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर ही बात? होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेल बेस है। वैसे मेरे हिसाब से अगर मैं एनसीईआरटी डिजाइन करने वाला होता तो मैं इसको चैप्टर नंबर 1 पे रखता, फर्स्ट चैप्टर पे, क्योंकि सेल आपको पता होगा तभी पूरी बायोलॉजी आप समझ पाएंगे। क्योंकि सेल हर जगह आएगा, प्लांट में भी आएगा, एनिमल में भी आएगा, जेनेटिक्स में भी आएगा, एनिमल फिजियोलॉजी में भी आएगा, प्लांट फिजियोलॉजी में भी आएगा, ठीक है। सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे वीडियोस आप अच्छे से देखना, बार बार देखिए ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, होप आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।